Hello, dear students. So, today I am back with one new video that is Part B, June 2025, BCHET 147 code का जून 2025 BCHET 147 का पार्ट बी का सोल्यूशन आपके साथ लेके आए हैं. So, let us start with the part B. So this is about your part B. Part B में पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें यूवी विजिबल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसमें एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में ये आपका पूरा ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 पे बेस्ड है. ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 हमने पार्ट ए में कवर कर लिया. सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट कि आपको इसमें रिएक्शन लिखनी है और मैकेनिज्म लिखना है. किसका? सिंथेसिस ऑफ पेंटेन 2,4 डाइओन जो कि एक अल्फा बीटा डाई कीटोन है, या फिर ब्यूटेन डायोइक एसिड किससे? इथाइल एसिटोएसिटेट जिसका एक और नाम है आईयूपीएसी नेम इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट. ओके, सो यू नो दैट कि अगर हम दो में से आपको जो भी आसान लगता है आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. दोनों ही क्वेश्चंस आसान हैं. 1,3 डाई कीटोन है पेंटेन 2,4 डाइओन. ठीक है, ये डाई कीटोन का एग्जाम्पल है और इसको हम अगर अल्कोहल जैसे सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है. ठीक है, ये एक क्लेडन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है और ये रिएक्ट क्लेजन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है और ये रिएक्शन अल्कोहल अगर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ये रिएक्शन उतनी इजीली नहीं होती है. ओके, क्योंकि एल्केनोइल क्लोराइड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है. ओके, यहाँ जो हम एल्केनोइल क्लोराइड लेते हैं वो हम इथेनॉइल क्लोराइड लेते हैं. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एल्कोहल हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? बेंजीन. हमें ऐसे सॉल्वेंट चाहिए जिससे वो रिएक्ट ना करे. और कौन सी मेटल? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम. सो जो भी प्रोडक्ट आपका बनता है इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं और आपका डाई कीटोन बन जाता है. तो हम पहले देख रहे हैं पेंटेन 2,4 डाइओन की सिंथेसिस. ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर हमने सोडियम सॉल्ट लिया हुआ है इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट का. और जैसे ही हम अ, चलो मैं आपको जो पहले सिंथेसिस बता रही हूँ वो बता रही हूँ आपको ब्यूटेन डायोइक एसिड की. ठीक है, तो हम डायोइक एसिड की सिंथेसिस पहले देखेंगे. तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पे सोडियम सॉल्ट लिया है किसका? इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट का. इसी की अगर हम दो मॉलिक्यूल्स ले लें, अभी हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो हम रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट जिसका सोडियम सॉल्ट हम लेते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और दो मॉलिक्यूल्स हम लेंगे तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. अब देखिए CH यहाँ पर आपस में जुड़ गए हैं तो सोडियम आयन हट गया है. ठीक है, 2 सोडियम आयंस आर एलिमिनेटेड. जो आपका सेकंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, बेसिकली दिस इज वो सेकंड जो आपको थर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट के. अब इनकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड KOH और हाइड्रोलिसिस इसकी प्रेजेंस में होगी तो होगा क्या? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होता है, ये यहाँ से और यहाँ से. तो क्या होगा? H प्लस और OH माइनस रहता है तो एक कंपाउंड के पास OH चला जाएगा और एक के पास चल जाएगा H. तो बनेगा क्या? एक बार आपको अल्कोहल मिलेगा और एक बार आपको एसिड मिलेगा और जो बच जाएगा वो आपको मिलेगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड. ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? दिस इज द कॉमन एग्जांपल ब्यूटेन डाइओइक एसिड. ठीक है, CH2 COH अगर आपको इसको स्ट्रेट फॉर्म में लिखना है तो ये आपका हो गया ब्यूटेन डाइओइक एसिड. दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल, ये आपका एग्जाम्पल है. दूसरा, अगर आप डाई कीटोन की सिंथेसिस देखेंगे तो डाई कीटोन 1,3 डाई कीटोन की अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे आपने एक कंपाउंड लिया था एसिटोएसिटेनेट, इसको आपने एल्केनोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया कि मीथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक H एलिमिनेट हो गया, यहाँ से एक Cl निकल गया. तो COCH3 यहाँ पे आके आपका पूरा अटैच हो जाएगा, ये COCH3 यहाँ अटैच हो गया और ये मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा. ये पूरा यहाँ पर एज इट इज है. फिर इसकी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस होगी, KOH की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में हीट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे. ये 1 बाय 1 होगा, है ना. जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एलिमिनेट होगा, फिर वाटर की प्रेजेंस में होगी, फिर हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा. डीकार्बोक्सिलेशन इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो यू कैन सी द ब्लू कलर CH3COCH
is as it is. One of the hydrogen get attached to ये CH जो था ये CH2 में चेंज हो गया, COCH3 एज इट इज रह जाएगा। अब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से करेंगे तो भी सेम होगा 1 2 3 4। तो 2 और 4 पे आपके दो कीटोन आ रहे हैं। कीटोन इज सी डबल बॉन्डो, जब दो आर ग्रुप के बीच में सीओ रहेगा तो उसको हम कीटोन कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज योर पेंटेन 2 4 डाइओन, क्योंकि 5 कार्बन है और 2 और 4 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप। गॉट इट? Then coming to next question, find out the characteristic frequencies for the following compound। ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आपको IR फ्रीक्वेंसीज दी हुई है सेंटीमीटर इनवर्स में। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस रेंज को मैच कर रही है। तो अब ये देखिए, एक एरोमेटिक है, NH2 भी है, CO भी है और CH3 भी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं, कुछ 3000 में है, कुछ 1800 में है, कुछ 1200 में है और कुछ 2800 9 और 2900 के बीच में है। तो आप देखेंगे कि जो CH फ्रीक्वेंसी होती है ना, CH फ्रीक्वेंसी तीन तरीके की हो सकती है, या तो sp2, या तो sp3, या तो sp हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, CH स्ट्रेचिंग है, तो आपको जो इसकी रेंज मिलेगी वो आपको 3000 के आसपास ये रेंज मिलेगी। और अगर अब आप बात करेंगे CH जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपको उसकी रेंज थोड़ी सी और ऊपर मिलेगी 330 के करीब। ये आपका रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एटम्स जो कि एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है ना। CHsp2 मतलब ये वाले, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, सॉरी, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला है, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड की अगर आप देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको 3000 के आसपास मिलेगा, जो कि ये वाला है sp3 हाइब्रिड। ये दो हो गए। अब अगर आप देखेंगे, एक NH स्ट्रेच होगा और एक C डबल बॉन्ड O स्ट्रेच होगा, है ना। और तो C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग कार्बोनिल की आपको पता है 1700 के आसपास मिलती है, तो ये अराउंड 1685 के अप्रॉक्स में आपको ये मिल रही है, ठीक है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कीटोन वाला है, ठीक है। इट इज लोअर देन द टिपिकल कीटोन्स। जो टिपिकल कीटोन्स होते हैं उनकी 1715 पे मिलती है, कार्बोनिल की 1700 के करीब मिलती है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ। और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 भी लगा हुआ है, जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो फ्रिक्वेंसीज नीचे चली जाती है। फिर CN स्ट्रेचिंग देखेंगे तो 1200 1300 के बीच में मिलेगी, जो कि आपकी नाइट्रोजन जब आपका एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आप देखिए आपकी सारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब आपको यहाँ पर अरेंज करना है कुछ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज पे। तो यहाँ पर आप देखिए सभी रिंग का साइज अलग अलग है और सभी में C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S कैरेक्टर P कैरेक्टर की हम बात करते हैं, या फिर आप रिंग साइज देख सकते हैं। तो रिंग साइज और एंगल स्ट्रेन का इसमें इफेक्ट होता है। तो ये सब साइक्लिक कीटोन्स है ना। साइक्लिक कीटोन्स में क्या होता है, जब भी एंगल स्ट्रेन बढ़ता है या फिर हम बात करें कि रिंग साइज कम होता जाता है, तो स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। रिंग साइज कम होगा इफ रिंग साइज डिक्रीजेस, म्यू जो आपकी CO है ये इंक्रीज करती है। तो ये 6 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, ये 3 मेंबर्ड है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, ये वाला आपका एंगल है अल्फा, यहाँ पर भी ये है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए। अब ये साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोप्रोपेनोन। अब होगा क्या, अब देखिए रिंग साइज कम होगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर S कैरेक्टर भी आप देख सकते हैं, बाहर वाला एंगल देखेंगे या फिर अंदर वाला, ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों से हम देख सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज जो होगी वो साइक्लोहेक्सेनोन की होगी, 6 मेंबर्ड है। 5 मेंबर्ड में थोड़ी सी आपकी बढ़, सॉरी, सबसे कम जो होगी वो साइक्लोहेक्सेनोन की होगी। फिर साइक्लोपेंटेनोन की लिटिल मोर देन साइक्लोब्यूटेनोन, और फिर सबसे कम रिंग साइज जो है वो 1815 है, तो सबसे ज्यादा इसकी साइक्लोप्रोपेनोन की आपको ये मिलेगी फ्रीक्वेंसी। अब ये ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे रिंग का साइज जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि रिंग साइज कम होता जाता है तो एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाता है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन बढ़ने से रिंग जो है, एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाता है। एंगल स्ट्रेन बढ़ने से क्या होता है कि कार्बन एटम्स को रीहाइब्रिडाइज होना पड़ता है, और जैसे ही ये रीहाइब्रिडाइज होंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी स्ट्रेच करने में CO को, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप ये देख सकते हैं कि S कैरेक्टर बढ़ता जाता है, S कैरेक्टर बढ़ने से C डबल बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाती है। इसको हमें अगर स्ट्रेच करना है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पार्ट सेकंड B में।
So what is the effect of conjugation and C double bond O stretching absorption frequency with the suitable example? आपको ये डिस्क्राइब करना है। तो आप देखेंगे कि अगर इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इज ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, राइट। जैसे ही ये कार्बोनिल ग्रुप में किसी भी कार्बोनिल ग्रुप अगर एल्डिहाइड में होता है जैसे आरसीएचओ या फिर कीटोन में होता है, तो फिर क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो कॉन्जुगेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 से 40 सेंटीमीटर लोअर होने लगती है। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो 2 ब्यूटेनोन है, 3 ब्यूटीन 2 ओन है, और एसेटोफेनॉन है जिसका कॉमन नेम 1 फिनाइल इथेनोन है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 17 15 जो है कार्बोनिल की है जब ये ब्यूटेनोन में है। देन अगर ये कॉन्जुगेटेड है तो इसकी लोअर हो गई, अगर और कॉन्जुगेटेड है तो इसकी और फ्रिक्वेंसी लोअर हो गई। अब ऐसा होता क्यों? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि कभी भी रेजोनेंस जो होता है इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको शो करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि कभी ये डबल बॉन्ड इस साइड है, कभी ये डबल बॉन्ड इधर आ जाती है, तो जो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसे लगता है कि बहुत सारी डबल बॉन्ड्स हैं, है ना। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रही है तो हर जब जब जैसे ही शिफ्ट होती है वो एक नई वैल्यू दे देता है। अब होता क्या है, व्हेन सच अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज प्रेजेंट, देन करस्पॉन्डिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है ये लोअर होने लगती है, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की इन सिस्टम्स में, इसकी वजह से कभी ये डबल बॉन्ड इधर आई तो ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, राइट। अब देखिए, इसने दिया है यहाँ, इसने लिया हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाती है, तो कभी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इस वाले में, और अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, ये क्या होता है, इससे फ्रीक्वेंसीज कम होने लगती है। और आयर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आप अगर जितने कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स डालेंगे उन सब में आपको ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो होता हुआ दिखेगा, राइट। सो sometimes there is carbon carbon single bond character and sometimes there is double bond character, एंड कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। इसकी वजह से जो नॉर्मल सी डबल बॉन्ड ओ कैरेक्टर होना चाहिए या सी डबल बॉन्ड ओ या सी डबल बॉन्ड सी कैरेक्टर होना चाहिए वो कम होने लगता है। इसलिए जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, राइट। नाउ देन देयर इज 12th क्वेश्चन पार्ट ए में आपकी पिरोल को अगर हम मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 मार्क्स में आया है। तो दिस इज योर पिरोल, राइट। पिरोल आपका एक नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये आपका मैलिक एनहाइड्राइड है। इससे आप रिएक्ट करोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा जिसमें COOH ग्रुप आ जाते हैं, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डील्स एल्डर रिएक्शन शो नहीं करता बट ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, राइट। अगर डील से एल्डर होता तो ये वाले कंपाउंड में यहाँ पे एडिशन होता है, 4 and 4 + 2 2 + 2 करके कोई एडिशन होता, बट यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ओके, सो दिस वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन, आपको सिर्फ यहाँ रिएक्शन देनी थी। देन आप बी क्वेश्चन देखिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके रिएक्शंस आपको कंप्लीट करनी है, जैसे ये थायोफीन है। अगर ये सोडियम और लिकर अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देगा, पैलिडियम हाइड्रोजन में देता है तो क्या देगा, और अगर आपका CH2 I2 में रिएक्शन करता है पिरोल तो क्या रिएक्शन होगी। तो दिस इज योर रिएक्शन। थायोफीन अगर सोडियम और लिकर अमोनिया के प्रेजेंस में करता है तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक में यहाँ वाली डबल बॉन्ड जो है वो डिसअपियर हो जाती है, तो यहाँ पर होता है इसका नाम 2,3 डाईहाइड्रोथायोफीन। यहाँ पर अगर होता है तो 2,5 डाईहाइड्रोथायोफीन। अब आपका आयोपेक नोमेनक्लेचर मैंने समझाया है, या आप वीडियोस में देख सकते हैं। थायोफीन अगर पैलिडियम हाइड्रोजन में करता है तो हाइड्रोजनेशन हो जाता है, दोनों जगह हाइड्रोजन आ जाते हैं, यहाँ पे रिएक्शन होती है। अगर पिरोल रिएक्ट करता है CH3ONA के साथ सोडियम मिथॉक्साइड और CH2I2 की प्रेजेंस में तो पिरिडीन बन जाता है, और मीथेनॉल यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट। हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं। देन आपको 13 क्वेश्चन में ऑक्सोक्रोम पूछा है, तो आपको पता होगा एक क्रोमोफोर होता है एक ऑक्सोक्रोम होता है। क्रोमोफोर इज कलर एनहेंसिंग ग्रुप, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं दे आर सैचुरेटेड ग्रुप, और इनमें नॉन बॉन्डेड या फिर हम इनको बोले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कि हो सकता है कि आपकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों को ही ऑल्टर करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, राइट। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं, जैसे OH जिसमें लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, Cl एग्जाम्पल है, इसमें 3 लोन पेयर हैं। तो ऑक्सोक्रोम खुद कलर नहीं देता है, ये क्रोमोफोर की प्रेजेंस में कलर देता है, राइट। सो ऑक्सोक्रोम का जो भी इफेक्ट है जिसको हम ऑक्सोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ ए केमिकल ग्रुप टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जितना अच्छा डोनेट करेगा उतना अच्छा ऑक्सोक्रोमिक इफेक्ट वो शो करेगा।
ठीक है, ये सारी चीजें जो है ऑक्सोक्रोमिक इफेक्ट ज्यादातर एरोमेटिक सिस्टम्स में स्टडी किए गए हैं। एंड आपका कुछ ये जो कॉमन एग्जांपल्स ऑक्सोक्रोम के दिए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर शो किया गया है, जैसे ओ नेगेटिव NH3 NH2 OH Cl में 3 लोन पेयर्स हैं, देन NH3 एंड देन NH3 पॉजिटिव अमोनिया माइनस इक्वल्स टू हाइड्रोजन, राइट। दिस इज योर ऑक्सोक्रोम एग्जाम्पल। देन बी क्वेश्चन, दिस इज ऑफ 3 मार्क्स। ये आपका अगेन नैप्थलीन एंथ्रासीन क्वेश्चन जो यूनिट है आपकी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, उस पे से क्वेश्चन है। ये देखिए 3 रिंग्स हैं तो एंथ्रासीन आएगा लास्ट में, ये तो कंफर्म है, बट आएगा कैसे, तो ये क्योंकि 1 पे है तो 1 मिथाइल एंथ्रासीन। ठीक है, 2 3 पोजीशन इक्विवेलेंट होती है। देन आप ये देखेंगे ये नैप्थलीन है तो लास्ट में तो नैप्थलीन, या फिर अगर आप देखें मतलब समझ सकते हैं कि नैप्थलीन है तो नैप्थलीन से डिराइव हुआ। अब आप देखिए कि ये OH है, वो Br है और CH3 है, तो 1 2 3 4, राइट। तो 2 ब्रोमो हम अल्फाबेटिकली करेंगे, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल 1 नैप्थोल इज द नेम, राइट। देन अब थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, तो थर्ड एग्जाम्पल में ब्रोमीन आयोडीन और Cl है, तो ये हो गया 1 ब्रोमो 4 आयोडो एंड 6 क्लोरो नैप्थलीन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देन 14th क्वेश्चन का आप पार्ट ए देखिए, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म यहाँ पर पूछा है, तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म मिथाइल एसिटो एसिटेट के एग्जांपल से 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कीटोइनॉल है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स में ज्यादातर ये टॉटोमेराइजेशन इफेक्ट शो होता है, जिसमें होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, वो हाइड्रोजन जो कि अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल के बाजू में है, वो अल्फा पोजीशन होती है, ठीक है, जैसे ये है ना। तो ये आपका ये ये सब क्या है, आपके अल्फा कार्बन से, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, कीटो और इनॉल फॉर्म्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों ही इक्विलिब्रियम पे होते हैं, पैसे पैचे पहचान, अपन पहचानेंगे कैसे कि कीटो है कि इनॉल है। ई मतलब इन है, मतलब डबल बॉन्ड रहेगी और ऑल रहेगा, डबल बॉन्ड और OH अगर लगे हुए मिल रहे हैं तो ये इनॉल फॉर्म है। और कीटो में अगर आपके पास कीटोन ग्रुप मिल रहा है लगा हुआ, तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इन पे टेम्परेचर सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है। कीटो फॉर्म को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं और इनॉल फॉर्म को कम स्टेबल मानते हैं, राइट। और जो कीटो है वो प्रीडोमिनेट करता है 90% ज्यादा, 90% जो होगा आपको कीटो फॉर्म में। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट बी इज, आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक बताना है। तो यहाँ पे हकल्स रूल फॉलो होता है, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एरोमेटिक होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये आपका नेप्थलीन है, नेप्थलीन में देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड्स हैं। एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। सो 4n+2 इक्वल्स टू 5 डबल bonds to 10 electrons. So 4n equals to 10 minus 2 equals to 4n equals to 8. So n equals to 2. So ये आपका एरोमेटिक है। अगर n आपका 1 2 3 4 आता है मीन्स ये एरोमेटिक है। अब ये देखिए आपका ये एक आयन दिया हुआ है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एक नेगेटिव है चार्ज, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं, तो 4n+2 इक्वल्स टू 3, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, 2 डबल बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4n=4 हो गया, n=1 हो गया, तो ये भी एरोमेटिक है। बट ये देखिए यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, आपने पढ़ा होगा एरोमेटिसिटी की कंडीशंस, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, राइट। सो दिस इज योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड ऐसे ही आप लोगों के लिए हम नए नए वीडियोस लाएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो।